अच्छा, फ़िनलैंड के एक स्कूल टीचर की तनख्वाह कितनी होती है अंदाज़न मतलब कि एक कितना कमा लेता है एक टीचर जो है, स्कूल टीचर? अंदाज़न तकरीबन 40,000 यूरो के करीब पर ईयर। पर ईयर ओके, ओके, गुड हो गया। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें जॉब्स की तो सबसे ज़्यादा जो जो जॉब्स की माँग है, रिक्वायर्ड है जॉब्स है वो कौन-सी फ़ील्ड में है, कौन-सी कैटेगरी में है? हेल्थ केयर में इस वक़्त सबसे ज़्यादा बूम है, तो हेल्थ केयर के काफ़ी लोग इस वक़्त रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। लेकिन हेल्थ केयर में भी काफ़ी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी आ जाए या कोई भी एशिया से आ जाए, वो थोड़ा-सा इश्यू है क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर भी लैंग्वेज बैरियर है। तो पहले आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आगे हेल्थ केयर में काम है। या जिसमें अगर बैरियर नहीं है, तो वो सीएस की फ़ील्ड आती है सेकंड नंबर पे। तो जो लोग प्रोग्रामिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको एक बैरियर नहीं आता लैंग्वेज का इतना, तो वो उनके लिए आसान है आना। अच्छा, ठीक हो गया शज़े भाई अगर कोई हमारे जैसे इधर हेल्थ केयर के लोग हैं, कोई नर्सेज़ वग़ैरह हैं, उन्होंने कोई हुँ, डिप्लोमा किया और उनका एक्सपीरियंस भी है हुँ। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, बड़े क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, तो वो मतलब उनके लिए कोई वहाँ पे रास्ता है, कोई जॉब्स उनके लिए बन सकती हैं वहाँ पे? जॉब्स तो बन सकती हैं लेकिन इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इनिशियली आपके लिए लैंग्वेज बैरियर रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो अवाम है इन्होंने पहले वो देखना है कि अपने नेटिव्स को। अब उनको फ़िनिश आती है, अब हमारे जो आएँगे उनको इंग्लिश आती है, उनको फ़िनिश नहीं आती। अब हेल्थ केयर के अंदर क्योंकि चीज़ें आपने सडन करनी होती हैं, इमरजेंसी काम होता है, तो वो नेटिव्स फौरी तौर पे फ़िनिश बोलेंगे। जिस तरह हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमरजेंसी पड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाके उर्दू में बात करते हैं, उससे इंग्लिश में बात नहीं करते। तो उसी तरह आपकी जो फ्लुएंसी होती है क्योंकि इमरजेंसी टाइम होता है, तो उस वक़्त ये फ्लुएंसी रिक्वायर्ड करते हैं। तो वो फिर आपको C1 लेवल की ऊपर फिनिश आनी चाहिए। C1 लेवल का मतलब नेटिव लेवल की आपको फिनिश आनी चाहिए। तो ये है कि अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, लैंग्वेज सीख के आते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है। अगर लैंग्वेज नहीं आपको आती तो फिर आपके लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर तो इसमें आप बार-बार बता रहे हैं कि वो लाज़मी कंपल्सरी है। तो अगर कोई मज़दूर है जो लेबर वाले लोग हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे लेबर रिक्वायर्ड होगी, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई पाकिस्तान से लेबर भेजना चाहे या लेबर वहाँ पे आके काम करना चाहे, तो उनके लिए कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? इसके अंदर सीज़नल वर्क वीज़ा आता है, वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हर सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरह अभी आगे गर्मी आएँगी तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह इस तरह के फल निकलेंगे, तो वो उनको पिक वगैरह करना होगा, वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर आ सकते हैं, वो सिर्फ़ 6 महीने का होता है। तो 6 महीने के लिए यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो वापस उनको जाना पड़ता है। प्रॉपर जिस तरह दुबई एक आपको लेबर वीज़ा देता है, उस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। अच्छा ये आप सीज़नल वीज़ा और सीज़नल जॉब्स बता रहे हैं ये अगर कोई आना चाहे तो कैसे अप्लाई करे? वो उनको कोई वहाँ पे एम्प्लॉयी ढूँढना पड़ेगा इधर ऑनलाइन बैठ के पाकिस्तान में या कोई इस तरह की कोई वेबसाइट है या यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इस तरह का अदारा है या कोई इनका रिप्रेज़ेंटर है फ़िनलैंड का? पाकिस्तान में कोई भी ना ऑफ़िशियल कंसल्टेंट है फ़िनलैंड का, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है फ़िनलैंड का। तो अगर कोई भी क्लेम करता है कि मैं आपको जॉब ले दूँगा, वर्क परमिट ले दूँगा, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि वर्क परमिट्स अवेलेबल है फ़िनलैंड के, को फलाना इतने का दे रहा है, कोई कंसल्टेंट इतने का दे रहा है। तो वो सब फ्रॉड कर रहे हैं, प्रॉपर स्कैम है। किसी का पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से बुला सके। अगर आपको यहाँ पे आना है तो हर चीज़ ऑनलाइन है। इवन कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हम हमें भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑल्दो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उन्हीं की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। वेबसाइट सिर्फ़ 4 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, दूनीतोरी हो गई और इसके अलावा बैरोना हो गई। ये 4 वेबसाइट्स हैं, ये भी पाकरिफिन की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। अगर आप पाकरिफिन के होम पेज पे जाएँ, उसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जॉब का सेक्शन मिल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो उसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको ये वेबसाइट्स मिल जाएँगी। उन वेबसाइट्स पे ही आपने जाना है और अपनी जॉब सर्च करनी है, जिस भी आप फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है, आप उसके ऊपर अप्लाई करें और अगर आपको एक्सेप्टेंस आती है, फिर आगे आप रेज़िडेंस परमिट अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस उसका पाकरिफिन वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर स्ट्रक्चरली मेंशन्ड है। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो गूगल सर्च करना सीखें, हर चीज़ गूगल के ऊपर अवेलेबल है। हर कंट्री की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप लाज़मी नहीं कि फ़िनलैंड ही अप्लाई करें, इसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, आप उनको गो थ्रू करें, बजाए ये कि किसी कंसल्टेंट के पीछे जाके भागते फिरें। आप उनको पैसे दें और वो उसके बाद अपना प्रोसेस चलाएँ, फिर आपसे इतनी लंबी कहानी करें,
उसका फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ़ आप पैसे डुबाएँगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने कल को रिकवर भी तो करने है उस अमाउंट को। अब फ़िनलैंड के प्रोसेस के अंदर हर चीज़ स्मूथ है। इधर बहुत सारे लोग मैंने कंसल्टेंट ऐसे देखे जो कह रहे होते हैं कि बैचलर्स के लिए भी लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये आपकी प्रोफ़ाइल मैटर करती है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। फ़िनलैंड के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट तो इवन के कहते हैं कि आपके मार्क्स कम है इंटरमीडिएट के अंदर तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। मेरा अपने 52% मार्क्स थे इंटरमीडिएट के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर तो मेरी सप्ली भी थी। उसके बावजूद मुझे एडमिशन भी मिला, स्कॉलरशिप भी मिली। तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सर्च करना आपका काम है। अगर आप एक चीज़ सर्च नहीं करेंगे, रिलाई करेंगे किसी और के ऊपर, वो तो फिर आपको किसी भी कोई भी कहानी कराएगा तो आप तो उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। तो कहानी पे यकीन करने से बेहतर है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें। हुँ। और फ़िनलैंड के लिए मैंने वैसे ही एक बना दी है पोर्टल पाकरिफिन के नाम पे। आप उसको सिर्फ़ पढ़ लें, उसको रीड कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए भी एक ऑप्शन मैंने रखी है कंसल्टेंसी की, कि अगर आप चाहते हैं कि वन टू वन डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी एक्सपर्ट के साथ, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि इसमें कोई भी पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठा हो जिसको कुछ भी नहीं पता फ़िनलैंड का, वो आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर मैंने एक कंसल्टेंसी रखी है पाकरिफिन के ऊपर ही, इसके सिर्फ़ €25 चार्जेज़ हैं। आधे घंटे की आपको कंसल्टेंसी देंगे और इसके अंदर वीज़ा फाइलिंग, एप्लीकेशन फाइलिंग ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम है जो स्टूडेंट खुद करे, स्टूडेंट या एप्लीकेंट जो भी है, खुद करे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर बच्चा खुद नहीं कर सकता, तो इस काबिल भी नहीं है कि वो बाहिर आए। ये चीज़ें बिल्कुल। लोगों को थोड़ी-सी चुभेंगी भी, लेकिन फैक्ट ये है कि वो कल को बच्चा पैसे दे के बाहर आ जाता है, तो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको समझ नहीं आती कि अब ये चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है। वो बड़ा फिर कॉम्प्लिकेट करता है इस चीज़ को। तो उसके लिए फिर हमने रखा कि आपको गाइडेंस दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है अगर आप मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है, आप वन टू वन कंसल्टेंसी बुक करें, इसके €25 चार्जेज़ हैं, वो कर लें। और स्टिल उसका भी डिस्क्लेमर है कि आपको वीज़ा फाइलिंग, एप्लीकेशन फाइलिंग हम नहीं करेंगे, वो आपने करनी है, क्योंकि स्टूडेंट को खुद करना चाहिए। हुँ। ब बहुत शुक्रिया आपका शहज़ेब भाई। नाज़रीन जैसा कि शहज़ेब भाई भी अभी बता रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो ब फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को लूटते हैं, 2 नंबरी करते हैं। उन उन स्कैम से बचने के लिए, उनके फ्रॉड से बचने के लिए बेहतर यही है जो शहज़ेब भाई ने अभी बताया कि गूगल सर्च करें, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद शहज़ेब भाई ने एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया है नीचे और उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, शहज़ेब भाई का व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। अगर तो उनकी वेबसाइट पे जो उन्होंने मालूमात दी नहीं समझ आती तो आप शहज़ेब भाई को की कंसल्टेंसी भी हासिल कर सकते हैं उनको पे करके। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।